सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम के दौरान एस्टेब्लिशमेंट को 2-3 मरतबा ब्लैकमेल करने की कोशिश की। तरमीम की मंजूरी से एक रात कबल भी ठीक ठाक फड्डा हो गया था, लेकिन बहरहाल तरमीम ने होना था और ये हो गई, मगर दरमियान में दरार आ गई। ये मामला यहाँ तक रहता तो भी हालात ठीक हो सकते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने 11 जनवरी को पीटीआई को बागे जिना में जलसे की इजाजत देकर इस दरार में मजीद इजाफा कर दिया। सोहेल आफरीदी कराची जाना चाहते थे, ये चले जाते, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल करके दूसरी गलती कर दी। ये गलती भी बर्दाश्त हो सकती थी, लेकिन फिर जलसे की इजाजत दे देना, लोगों का निकल आना और फिर सोहेल आफरीदी की तकरीर का मीडिया पर चल जाना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और ऊंट की कमर पर तिनके हैं। मैं तारीख का तालिब हूँ, चुनाचा मैं हालात की ये तब्दीली देखकर बड़ी आसानी से कह सकता हूँ ये सोहेल आफरीदी का आखिरी जलसा और बिलावल भुट्टो की आखिरी डील थी। आफरीदी को अब मजीद जलसों और बिलावल भुट्टो को मजीद इजाजतों की इजाजत नहीं मिलेगी। बिलावल भुट्टो जुनेजो साहब जैसी गलती कर बैठे, उन्होंने दुश्मनों को घर भी बुला लिया और इन्हें छत पर खड़ा होकर तकरीर का मौका भी दे दिया। ये गलती नाकाबिले माफी है, ये हाथी के मुंह से गन्ना खींचने के मुतरादिफ है। चुनाचा ये अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। सोहेल आफरीदी भी अब तैयारी कर लें, ये भी हाथी के पांव से नहीं बच सकेंगे। वो जनरल जिया के सामने बैठा था, थोड़ी देर दाएं बाएं देखा और फिर खुश्क लहजे में पूछा, आप मार्शल्लाह कब उठा रहे हैं? जनरल साहब ये सुनकर हैरत से इनकी तरफ देखने लगे और फिर वक्त का दाड़ा बदलता चला गया। वो कौन था? इसका नाम मोहम्मद खान जुनेजो था और जनरल साहब थे फातेह अफगानिस्तान। जनरल जियाउल हक और सन था 1985। दुनिया के हर आमिर का एक आने का दिन होता है और एक जाने का। जनरल जियाउल हक इस दिन आना शुरू हो गए थे जिस दिन जुल्फिकार अली भुट्टो ने 2/3 अक्सरियत के लिए कबल अज वक्त इलेक्शन का फैसला किया था और जनरल जिया की रुखसती का सफर उस वक्त शुरू हो गया था जब अमरीकी सदर रेगन ने इन्हें यूनिफॉर्म उतारकर सिविलियन सदर बनने का मशवरा दिया था। जनरल जियाउल हक ज़हीन इंसान थे, वो अमरीकी नफ्स पढ़ लेते थे। इन्हें इस दिन महसूस हो गया मुझे अब आमरीत को जमहूरियत का बुरखा पहनाना होगा। चुनाचा उन्होंने 1984 में अपने बॉस की तलाश शुरू कर दी। पीर साहब पगाड़ा शरीफ जनरल जिया के बहुत करीब थे, उन्होंने इन्हें अपना मुरीद मोहम्मद खान जुनेजो दे दिया। जुनेजो साहब सांगड़ के इलाके सिंदरी के दरमियाने दर्जे के जमींदार थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर से फारिगुल तहसील थे। पुराने सियासतदान भी थे, लेकिन शक्ल सूरत और चाल डाल से कमजोर और मिस्कीन दिखाई देते थे। सियासत में इनका कोई दड़ा भी नहीं था, लोग इनके नाम से भी वाकिफ नहीं थे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने दौर में इनको ठीक ठाक रगड़ा लगाया था, जिसकी वजह से ये सियासत से ताइब हो गए थे। जनरल जिया ने इक्तदार में आने के बाद इन्हें 1978 में रेलवे का वजीर बना दिया, लिहाजा ये जनरल साहब को अपना मोहसिन समझते थे। पाकिस्तान की तारीख है, हमारे हर ताकतवर जनरल ने हमेशा एक ऐसे कमजोर वजीर आजम का इंतखाब किया जो फाइलें पढ़े बगैर इन पर साइन कर दे और इन्हें एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन देता चला जाए, और दूसरी तरफ हर वजीर आजम एक ऐसा कमजोर आर्मी चीफ तलाश करता रहा जो अपने लालच में इसे बर्दाश्त करता रहे और इसकी तमाम खामियों और हिमाकतों पर खामोश रहे। चुनाचा वजीर आजम और आर्मी चीफ दोनों हर दौर में सूटेबल बॉस तलाश करते रहे और इस तलाश में मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। जनरल जियाउल हक भी एक ऐसा ही सूटेबल बॉस तलाश कर रहे थे जो आए वजीर आजम बने, काबीना के इजलास की सदारत करे और चुपचाप जनरल जियाउल हक की ख्वाहिशों पर जमहूरी मोहर लगा दे। इस बॉस का अंधा होना भी जरूरी था ताकि इसे मार्शल लॉ, इमरजेंसी और यूनिफॉर्म नजर न आ सके। जनरल जियाउल हक को मोहम्मद खान जुनेजो में ये सारी खूबियां नजर आ रही थीं। वो भुट्टो से अदावत रखते थे, कमजोर और मिस्कीन दिखाई देते थे, सियासी दड़ा नहीं था। जनरल जियाउल हक इनके मोहसिन थे और आखिरी खूबी ये पीर पगाड़ा के मुरीद थे और पीर साहब जनरल साहब के दोस्त थे। चुनाचा इन्हें वजीर आजम बनाने का फैसला कर लिया गया, लेकिन ऐलान के दूसरे ही दिन पहली मुलाकात में जुनेजो साहब ने जनरल जियाउल हक से पूछ लिया, आप मार्शल लॉ कब उठा रहे हैं? और ये सवाल बम बनकर जनरल जियाउल हक के सर पर फट गया, लेकिन बर्दाश्त के सिवा अब कोई चारा नहीं था। यूं मोहम्मद खान जुनेजो वजीर आजम बन गए और उन्होंने असेंबली में अपनी तकरीर में फरमा दिया, जमहूरियत और मार्शल लॉ इकट्ठे नहीं चल सकते। ये दूसरा बम था, लेकिन फिर बम के ऊपर बम गिरते चले गए। वजीर आजम ने मार्शल लॉ के खात्मे के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बना दी, जिसके बाद जनरल जियाउल हक 30 दिसंबर 1985 को मार्शल लॉ और इमरजेंसी के खात्मे पर मजबूर हो गए। जुनेजो साहब अगर यहाँ तक महदूद रहते तो भी शायद गुजारा हो जाता, लेकिन उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो को पाकिस्तान आने की इजाजत दे दी। बेनजीर उस वक्त बरतानिया में जलावतनी काट रही थी और पूरी दुनिया का ख्याल था जब तक जनरल जिया जिंदा हैं ये वापस नहीं जा सकेंगी।
लेकिन ये काम जनरल साहब की जिंदगी में हो गया और इनके अपने वजीर आजम के हाथों हो गया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 10 अप्रैल 1986 को लाहौर उतरी। पूरे लाहौर ने बाहर निकलकर इनका इस्तकबाल किया और इस इस्तकबाल ने जनरल ज़िया-उल हक के कदमों से जमीन खींच ली। हम अगर आज पीछे मुड़कर देखें तो हमें महसूस होगा मोहम्मद खान जुनेजो ने वजीर आजम बनने के बाद जितने भी कदम उठाए, इनका मकसद जनरल ज़िया-उल हक को ज़िच और कमजोर करना था। जनरल ज़िया ने आलमी उरूज देखा था, वो अमेरिका और यूरोप की आंखों के तारे रहे थे, वो मुल्क के स्याह और सफेद के मालिक भी रहे थे, लेकिन अब वो अपने ही तख्लीक करदा बॉस के शिकार हो रहे थे और बॉस रोज इनकी अना की परतें उतारता चला जा रहा था। जनरल ज़िया-उल हक के आसाब बहुत मजबूत थे, वो हर सदमा हर वार बर्दाश्त कर गए, लेकिन जब जनवा अकॉर्ड से कबल 5 मार्च 1988 को मोहम्मद खान जुनेजो ने इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई और इसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को अपने साथ बिठा लिया, तो इनके लिए काबिल कबूल नहीं था। ये ऊंट की कमर पर आखिरी तिनका था। जुनेजो अगर यहाँ भी बस कर देते तो शायद मामलात कंट्रोल में रहते, लेकिन उन्होंने इसके बाद ऊंट को ठुड्डा भी मार दिया। उन्होंने अफगानिस्तान पर जेनेवा अकॉर्ड कर दिया, जनरल ज़िया की मंशा के खिलाफ था और यूं मोहम्मद खान जुनेजो 29 अप्रैल 1988 को चीन के दौरे से वापस आ रहे थे। ये फिजा में थे और जनरल ज़िया-उल हक ने इनकी हुकूमत असेंबलियों समेत तहलील कर दी। वजीर आजम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरे तो वो वजीर आजम नहीं थे। ये इसके बाद बाकी जिंदगी दोबारा वजीर आजम बनने की कोशिश करते रहे, मगर इक्तदार, शोहरत और दौलत अगर एक बार चली जाए तो ये बहुत कम लोगों को दोबारा नसीब होती है और मोहम्मद खान जुनेजो इन खुशकिस्मत लोगों में शामिल नहीं थे। तारीख की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आप इसका तज्जिया कर सकते हैं और आपको अगर अल्लाह ताला ने अकल दी हो तो आप इससे सबक भी सीख लेते हैं, लेकिन अलमिया ये है कि इंसान तारीख से सबक नहीं सीखता। हमारे आज के सियासतदान भी मोहम्मद खान जुनेजो से सबक नहीं सीखेंगे, ताहम ये इन वाकयात का तज्जिया जरूर कर सकते हैं और तज्जिए के मुताबिक अगर जुनेजो साहब आग को फूंक न मारते और संभल कर चलते तो आज हालात कदरे मुख्तलिफ होते। जनरल ज़िया-उल हक ने इन्हें मौका दिया था, ये मियाँ शहबाज शरीफ की तरह संभल कर कदम रखते जाते तो दरमियान में दरार ना आती और यूं आज की तारीख कदरे मुख्तलिफ होती। मुझे बाज़ औकात महसूस होता है शहबाज शरीफ ने जुनेजो के अंजाम से सबक सीखा और ये इसलिए एहतियात से चल रहे हैं। जुनेजो अगर रुक जाते तो मार्शल लॉ ने बहरहाल खत्म हो जाना था, ये इसके कुदरती वक्त का इंतजार कर लेते। दूसरा, अगर वो ये गलती कर बैठे थे तो फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को वापस लाने की क्या जरूरत थी। चलें ये भी हो गया तो फिर अफगान इशू पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की क्या जरूरत थी। आपने ये भी कर लिया, मगर इसमें मोहतरमा को साथ बिठाने और इनकी मौजूदगी में जनरल ज़िया-उल हक की पॉलिसी का तबर्रा करने की क्या जरूरत थी। चुनाचा नतीजा सामने था। आप जब चोट पर चोट लगाते चले जाएंगे तो इसका कोई ना कोई रिजल्ट तो निकलेगा और वो निकल गया। आप यहाँ मोहतरमा का सियासी ज़र्फ देखिए। मोहम्मद खान जुनेजो ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए अपने इक़्तिदार की कुर्बानी दी थी। मोहतरमा को जवाब में इन्हें इज्जत देनी चाहिए थी और इक़्तिदार में आने के बाद इन्हें शरीक इक़्तिदार भी बनाना चाहिए था, लेकिन आप सियासत की सितम ज़रीफ़ी देखिए। मोहतरमा ने जुनेजो की तरफ मुड़ कर भी नहीं देखा और यूं जुनेजो साहब सिर्फ 61 साल की उम्र में अमेरिका में कैंसर के हाथों इंतकाल कर गए। लिहाजा फिर इनकी सारी उसूल पसंदी और जमहूरियत नवाजी का क्या फ़ायदा हुआ। अब यही गलती बिलावल भुट्टो कर रहे हैं।